वेलकम और वेलकम बैक टू लर्न टॉकिस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट हाई कोर्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 आर्टिकल 214 टू 232 बात करता है हाई कोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुरिडिक्शन, पावर्स एंड प्रोसीजर्स के बारे में। हाई कोर्ट गारंटियर एंड प्रोटेक्टर है फंडामेंटल राइट्स का। हर स्टेट को एक कोर्ट दिया जाता है, हर स्टेट का अपना एक कोर्ट होता है जिसे हाई कोर्ट बोला जाता है। और हाई कोर्ट बनता है चीफ जस्टिस एंड जजेस से मिलके। कितने जजेस होंगे, क्या नंबर्स होंगे, कितने स्टेट में कितने जजेस होंगे, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ। वो हमारे प्रेसिडेंट या फिर पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं कि किस स्टेट में कितने जजेस होने चाहिए। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए और उसमें से सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है दैट ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके अलावा उन्होंने कहीं भी किसी भी जुडिशियल ऑफिस में 10 साल के लिए काम किया हो या फिर वो किसी भी हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हो एटलीस्ट 10 इयर्स के लिए। अगर किसी की ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, यहाँ पे और आएगा, या तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या फिर ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है और उसके साथ आप इंडियन सिटीजन हो तो आप हाई कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल हो। हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करता है? उन्हें अपॉइंट करने का काम होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करना है, उसके लिए प्रेसिडेंट पहले कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर को, और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट किए जाते हैं। अगर हम हाई कोर्ट के जजेस की टेन्योर की बात करें तो आफ्टर 62 ईयर्स उनकी रिटायरमेंट हो जाती है। पहले इनकी जो एज थी वो 60 थी, अब उसको 62 में चेंज कर दिया गया बाय 15th अमेंडमेंट। हाई कोर्ट के जजेस अपने स्टेट के गवर्नर को ओथ देते हैं। अगर हम हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल की बात करें तो 3 चीजें हो सकती हैं। या तो वो खुद रिजाइन दे दे प्रेसिडेंट को, या फिर पार्लियामेंट रिकमेंड कर दे किसी भी जज को रिमूव करने के लिए, या फिर प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट कर दे एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उस केस में वो हाई कोर्ट के जजेस नहीं रह सकते। उनके कुछ पावर्स एंड फंक्शन भी होंगे, वो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आ जाता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन आता है कि वो कौन से केसेस हैं जो वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट होता है स्टेट लेजिस्लेचर का, वो सॉल्व कर सकते हैं। मैरिजेस रिलेटेड या फिर फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करना है, रिवेन्यू मैटर्स है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है वो हम आगे जाके समझेंगे। इससे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट में भी समझा था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। तो ये जो केसेस हैं, इलेक्शंस होंगे स्टेट लेजिस्लेचर के, उसमें वो डिस्प्यूट हो गया, मैरिज रिलेटेड है कुछ, या फिर फंडामेंटल राइट्स कहीं पे फॉलो नहीं किए जा रहे, उन्हें इन्फोर्स करना हो, रिवेन्यू मैटर्स हो या कोई भी ऐसा मैटर हो, उस केस में हाई कोर्ट अपनी पावर्स का यूज कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 226 बात करते हैं रिट जुरिडिक्शन की। सुप्रीम कोर्ट की रिट जुरिडिक्शन की पावर थी आर्टिकल 32 में। सेम पावर्स दी गई हैं, सेम रिट्स हैं, इनके पास भी 5 की 5 रिट्स हैं। और अगर आपको इन रिट्स के बारे में नहीं पता कि क्या रिट्स होती हैं तो इसके बारे में भी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो जाके देख सकते हो। टोटल 5 रिट्स होती हैं और वो दोनों सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास होती हैं। रिट्स का यूज क्यों किया जाता है? अगर आपके फंडामेंटल राइट्स ब्रेक हो रहे हैं तो उस केस में जो जजेस हैं रिट पावर का यूज कर सकते हैं और फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो पावर आती है वो है एपिलेट जुरिडिक्शन। अब ऐसे केसेस होते हैं जो लोअर कोर्ट के पास आए होते हैं, बट उनके जो डिसीजंस होते हैं या कुछ भी डिसीजन में चेंजेस करने होते हैं तो उसकी पावर किसके पास है? हाई कोर्ट के पास है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हाई कोर्ट के नीचे होते हैं, अगर उन्होंने कोई भी ऐसा डिसीजन लिया जो गलत है या फिर उनका बनता नहीं था उस केस को सॉल्व करना, फिर भी उस केस के लिए सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी लोअर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो उस केस में हाई कोर्ट अपील कर सकते हैं लोअर कोर्ट को केस को ट्रांसफर करने के लिए। और वो 2 मैटर्स के लिए कर सकते हैं, अगर कोई सिविल मैटर है या फिर क्रिमिनल मैटर है, दोनों केसेस के लिए वो लोअर कोर्ट को अपील कर सकते हैं या फिर डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। यहाँ पे 5 नहीं 4 आएगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अब इसे समझते हैं क्या होता है। रिकॉर्ड से हमें समझ आ गया रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग से क्या समझ आ रहा है कि कुछ ऐसी जजमेंट्स या ऐसा कोई प्रोसीजर था जो हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड करके रखा हुआ था। अब सेम केस प्रेजेंट में दोबारा आ गया, किसी और का केस, बट वो सेम ही है।
तो हमने पास्ट में क्या डिसीजन लिया था उसकी रिकॉर्डिंग निकाल के देखते हैं। बट इससे पहले उन्होंने ये चीज बोली कि अगर हम वो पास्ट केस का रिकॉर्ड निकालते हैं तो उसको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, उसका डिसीजन निकल गया, उसका फाइनल हो चुका है, हम सिर्फ प्रेजेंट केस देखेंगे। बट जो हम रिकॉर्डिंग्स निकाल रहे हैं उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, वो केस सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे क्या है, द जजमेंट्स, प्रोसीडिंग्स एंड एक्ट ऑफ द हाई कोर्ट आर रिकॉर्डेड। हाई कोर्ट में कोई भी केस सॉल्व हो रहा है तो उसे रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए किया जाता है एज अ मेमोरी रखने के लिए। दीज रिकॉर्ड्स आर एडमिटेड टू बी ऑफ एविडेंट्री वैल्यू। एविडेंस के लिए रखा जाता है इन रिकॉर्ड्स को कि क्या हमने डिसीजन दिया था उस टाइम पे, और उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता व्हेन प्रोसीड बिफोर एनी कोर्ट। दीज आर रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल प्रेसिडेंट्स एंड लीगल रेफरेंसेस। देन फिफ्थ आता है हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या होता है, अगर कोई भी पर्सन जज के अगेंस्ट कोई भी प्रोपेगेंडा चला रहा है या फिर उन्हें इंडल्ज कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, या फिर उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, उस चीज को बोला जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। उस पर्सन को मिसबिहेव करने के लिए या डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने के लिए या तो 6 मंथ की पनिशमेंट मिल सकती है या फिर 2000 फाइन देने के लिए बोल सकते हैं, या फिर दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है सबॉर्डिनेट कोर्ट। सबॉर्डिनेट कोर्ट कौन से होते हैं, लोअर कोर्ट होते हैं। अब लोअर कोर्ट पे हाई कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स हैं। सबसे पहले क्या आता है कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट करना, उनकी पोस्टिंग कहाँ होगी, उनकी प्रमोशंस कहाँ होगी, वो सब हाई कोर्ट के पास पावर है। बट सबसे पहले वो कंसल्ट किसके साथ करेंगे, गवर्नर के साथ करेंगे। उसके अलावा हाई कोर्ट के जो भी डिसीजंस होते हैं उसके लिए लोअर कोर्ट पूरी बॉन्ड हो जाती है, मतलब जो हाई कोर्ट ने बोल दिया वही फाइनल डिसीजन होगा। हाई कोर्ट डिसीजंस आर बॉन्ड टू ऑल लोअर कोर्ट्स। तो ये सारी पावर्स किसके पास है, हाई कोर्ट के जजेस के पास है। अब एक ऐसी पावर है जो सुप्रीम कोर्ट के पास है बट हाई कोर्ट के पास नहीं है, कौन सी है, एडवाइजरी पावर। एडवाइजरी पावर क्या होता है, वो हमने सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट कंसल्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ कुछ ऐसे डिसीजंस के लिए, या उनसे पूछ सकते हैं कुछ ऐसे मैटर्स में कि हमें क्या डिसीजंस लेना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को हेल्प करती है। बट हाई कोर्ट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइज कर पाए। तो ये एक ऐसी पावर है, हाई कोर्ट डज नॉट हैव एडवाइजरी पावर एज इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारी पावर्स थी जो हाई कोर्ट के पास पावर्स थी। अब इसके अलावा कुछ फैक्ट्स आ जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर में कई बार पूछा भी जाता है, दैट सबसे पहले हाई कोर्ट ओरिजिनेट हुए थे 1862 में। और इंडिया में पहली ऐसी कौन सी स्टेट्स थी जहां पे हाई कोर्ट बने थे, वो थे कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। टोटल हाई कोर्ट्स कितने हैं, 25 हाई कोर्ट्स हैं। और एक हाई कोर्ट कॉमन हो सकता है 2 या 2 से ज्यादा स्टेट का, और ये ऐड किया गया था बाय 7th अमेंडमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th अमेंडमेंट की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें ये बोला गया कि एक हाई कोर्ट कॉमन हो सकता है 2 या 2 से ज्यादा स्टेट का। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं हरियाणा और पंजाब का एक ही हाई कोर्ट है जो चंडीगढ़ में है, कॉमन हाई कोर्ट है। और अगर हम यूटी की बात करते हैं तो दिल्ली ही सिर्फ एक ऐसी यूटी है जिसका अपना एक हाई कोर्ट है। अब कॉमन हाई कोर्ट किस स्टेट और यूटीज के पास है वो समझते हैं। अगर बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करते हैं तो महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एंड नागर हवेली, दमन दीव, इनके पास कॉमन हाई कोर्ट है, वो है बॉम्बे हाई कोर्ट। और इन सब की सीट्स कहाँ होती है, मुंबई में होती हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इन दोनों स्टेट्स का एक ही कोर्ट है, वो है कलकत्ता हाई कोर्ट, और इनकी सीट्स कहाँ होती हैं, कोलकाता में। मद्रास हाई कोर्ट की अगर बात करते हैं तो तमिलनाडु एंड पुडुचेरी दोनों का एक हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट, और उनकी सीट्स कहाँ होती हैं, चेन्नई में। गुवाहाटी हाई कोर्ट असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का एक ही हाई कोर्ट है, वो है, हम उनकी सीट्स कहाँ पे हैं, गुवाहाटी में है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, जो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना दोनों स्टेट्स का एक ही हाई कोर्ट जो आता है, वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, और इनकी सीट्स कहाँ पे हैं, हैदराबाद में है। केरला हाई कोर्ट, केरला एंड लक्षद्वीप दोनों स्टेट्स का एक ही हाई कोर्ट है, और उनकी सीट्स कहाँ पे है, एर्नाकुलम में। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है जो वो कॉमन है, पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़ का, जिसकी सीट्स कहाँ पे हैं, चंडीगढ़ में। तो ये कॉमन हाई कोर्ट्स हैं कुछ स्टेट्स एंड यूटीज के बारे में, जिनका सिंगल हाई कोर्ट है वो हमने डिस्कस नहीं किया है, सिर्फ कॉमन यहाँ पे डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में आते हैं और आर्टिकल 233 टू 237 में आते हैं।
हर डिस्ट्रिक्ट के पास बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ सबॉर्डिनेट और या फिर लोअर कोर्ट होते हैं। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं जो, उनका काम क्या है, उनका काम है हाई कोर्ट के नीचे काम करना। अब यहाँ पे क्या है, सबसे ऊपर आ जाता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे आता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे आता है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन ले लिया वो हाई कोर्ट चेंज नहीं कर सकता, हाई कोर्ट ने जो डिसीजन ले लिया वो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स नहीं चेंज कर सकते। तो सबॉर्डिनेट कोर्ट वर्क अंडर हाई कोर्ट। अब इनका काम क्या है, जो भी डिस्ट्रिक्ट्स के केसेस होते हैं, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस या रिवेन्यू केसेस, वो सारे कौन सुनता है, सबॉर्डिनेट कोर्ट सुनते हैं। अगर प्रॉपर डिसीजन नहीं दे पाते या फिर जिसका केस है वो उनके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो पाते तो फिर वो केस हाई कोर्ट में जाता है। अगर हाई कोर्ट के डिसीजंस भी नहीं उन्हें ठीक लगते तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। बट अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, वो चाहे आपको पसंद है या नहीं है, बट जो भी फाइनल डिसीजन होगा उन्हें कोई चेंज नहीं कर सकता। अब सबॉर्डिनेट कोर्ट का मेंबर बनने के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। आर्टिकल 233 स्ट्रिक्टली सेज दैट अ पर्सन मस्ट नॉट बी इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। आर्टिकल 233 क्या कहता है कि आप किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के सर्विसमैन नहीं हो सकते। उसके अलावा उन्होंने 7 साल के लिए एज अ एडवोकेट और प्लीडर काम किया हो तो then he is qualified as a judge of the subordinate court. He should be recommended by the high court for appointment. उनके अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन कौन देगा, हाई कोर्ट, जो हमने पहले डिस्कस किया था यहाँ पे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट कंसल्ट विद द गवर्नर टू अपॉइंट डिस्ट्रिक्ट जजेस। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोली है इन्होंने कि ही शुड बी रिकमेंडेड बाय हाई कोर्ट फॉर द अपॉइंटमेंट। हाई कोर्ट ही बताएगा कि कौन मेंबर बनेगा, और जब आपकी तीनों क्वालिफिकेशंस पूरी हो जाती हैं उसके बाद आप जज बन सकते हो सबॉर्डिनेट कोर्ट का। यहाँ पे दोबारा वही चीज लिखी है, द अपॉइंटमेंट, posting and promotion of a district judge is done under the governor of state in consultation with the high court. आर्टिकल 234 क्या कहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ अ स्टेट शेल बी मेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। डिस्ट्रिक्ट जजेस के अलावा कुछ ऐसी अपॉइंटमेंट, कुछ और भी जुडिशियल सर्विसेज होती हैं, उन पर्सन्स को अपॉइंट करने का काम भी किसका होता है, गवर्नर ऑफ स्टेट का होता है। ये थी आज की क्लास जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट हाई कोर्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। आई होप आपको आज की क्लास में समझ आ गया होगा कि हाई कोर्ट क्या होता है, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स क्या होते हैं, और इसके बीच में हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी थोड़ा थोड़ा समझ लिया। अगर आपको प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट के बारे में समझना है तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हो। ऑलरेडी हमने पूरी डिटेल में सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।